हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना नया लेक्चर चलेगा एनएमआर का। जो पिछली कक्षाओं में अपन ने पढ़ा, पिछले लेक्चर्स में अपन ने देखा कि एनएमआर में कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं, कौन कौन से पीक्स प्राप्त होती है, कितने सिग्नल प्राप्त होते हैं, उनमें कुछ टर्म्स थे, उनकी भी स्टडी की अपन ने। जैसे कि अपन ने देखा कि केमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, और एनाइंशियमर डायस्टीरियमर क्या होते हैं, ये सब अपन ने पिछले लेक्चर्स में देखा। आज अपन स्टडी करेंगे कपलिंग कांस्टेंट। एनएमआर के अंदर एक टॉपिक आता है कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जिसे जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, होता क्या है ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना कपलिंग कांस्टेंट और कुछ आज एग्जांपल्स देखेंगे, उनके ग्राफ बनाना सीखेंगे अपन, और ग्राफ के साथ साथ उनमें देखेंगे पीक्स कैसी प्राप्त होती है अपन को, उनके सिग्नल्स कैसे मिलते हैं आपको, उनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, और डेल्टा की वैल्यू यानी कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, आज अपन स्टडी करेंगे। आज आपका एनएमआर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखो कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट को अपन जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, और होता क्या है ये, अगर दो पीक्स के मध्य की वैल्यू को अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो पीक है आपके, मान लो आपके पास कोई ये दो पीक है, इन दो पीक्स के मध्य की वैल्यू को अपन बोलते हैं जे। जैसे कि अपने पास यहाँ कोई 2 पर वैल्यू प्राप्त हो रही है, 3 पर हो रही है, इनका मिडिल निकालेंगे 1 + 3 = 2, तो इसे ही बोलते हैं अपन, जो अपनी वैल्यू प्राप्त होगी उसे जे कहा जाता है या कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, ये तो हो गया कि इसका मध्य यही होगा, इसके बीच की वैल्यू ये होगी, जे की वैल्यू प्राप्त हो गई। अगर आपके पास ऐसी पीक हो, उस कंडीशन में देखा जाता है कि तीनों की यानी कि इनका मिड का पार्ट कौन सा, ये है, तो इस भाग को ही बोला जाता है अपने पास, ये आपकी इसमें जे की वैल्यू प्राप्त होगी। ओके, यानी कि दो शिखरों के मध्य की दूरी को या मध्य को अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे जे कहा जाता है, यानी कि कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। अब आपकी बात आती है कि कपलिंग कांस्टेंट कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से उन्हें लिखा जाता है। देखो आपके जे यानी कि कपलिंग कांस्टेंट आपके 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपके जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट, है ना, फिर आपके विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, फिर आपके आगे लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। ओके, 3 प्रकार का होता है। इस कपलिंग कांस्टेंट को अपन बॉन्ड डिस्टेंस के आधार पर समझा सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे कि आपके पास ये जे कितने प्रकार का हो गया, आपके पास 3 प्रकार का है, जिसे कहा जाता है जे 2J, 3J, 4J, या इसे बोलते हैं 5J भी कहा जाता है। 2J को बोला जाता है जेमिनल युग्मक स्थिरांक, और 3G को बोला जाता है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, और 4J को बोला जाता है लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। ओके, इस तरीके से आपके बॉन्ड डिस्टेंस के आधार पर कपलिंग कांस्टेंट 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपके जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट, सेकेंड है आपके विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, थर्ड है आपके लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। ओके, 2J का मतलब होता है कि 2 बॉन्ड का डिस्टेंस होगा, मतलब कि आपके पास 2 जो प्रोटॉन जुड़े हुए होंगे वो आपके sp3
हाइब्रिडेशन में होंगे या sp2 हाइब्रिडेशन में होंगे। मतलब कि आपके पास कार्बन के ऊपर तो एक ही कार्बन पर दो प्रोटॉन लगे होंगे, यानी कि दो दो बॉन्ड डिस्टेंस है। इससे बोला जाता है कि इसमें 2J कपलिंग हो रही है। ओके, 2J कपलिंग कांस्टेंट के अंदर कितने कहाँ तक वैल्यूज होती है, 100 तक होती है। ओके, 100 तक माना जाता है कि इसमें 100 के आसपास 100 हर्ट्ज के आसपास लाई करती है। ओके, यह आपके बीएससी के एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है। ओके, पर याद रखना है कि इसमें 100 हर्ट्ज के बीच में प्रेजेंट होती है और दो बॉन्ड का डिस्टेंस होता है, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। ओके, 3J के मतलब के अंदर के आपके पास कोई कार्बन होगा, है ना, मान लो कार्बन है, इनमें यहाँ इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन ये बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, यानी कि 3 बॉन्ड का डिस्टेंस होता है, उसे 3J कपलिंग कहते हैं। ओके, या विसिनल कपलिंग कहते हैं। तीन बॉन्ड का डिस्टेंस हो गया। अब आपके आते हैं 4J या 5J कपलिंग किसे कहते हैं। देखो 5J यानी 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ हुई है इस प्रोटॉन की, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 बॉन्ड का डिस्टेंस है। इसे बोला जाता है कि इसमें 4J कपलिंग प्रेजेंट है। अगर 5 बॉन्ड का होता, मान लो, एक मिनट, इसे मिटा देती हूँ। इस तरीके से अगर कोई कपलिंग हो रही थी, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, इस तरीके से 5 बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस प्रेजेंट होता किसी भी प्रोटॉन के बीच, उस कंडीशन में कहा जाता है कि इसमें 5J कपलिंग या लॉन्ग रेंज कपलिंग कहा जाता है। ओके, देखो आपके कपलिंग कांस्टेंट J से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहा किसे जाता है, दो पीक के मध्य की दूरी को अपन J कपलिंग कहते हैं। आप इसे तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं बॉन्ड डिस्टेंस के आधार पर। बॉन्ड डिस्टेंस देखो, आपके कपलिंग कांस्टेंट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वीक होता जाता है। ओके, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा कपलिंग कांस्टेंट उतनी ही वीक हो जाएगी। ओके, जैसे कि आपके प्रेरणिक प्रभाव होता है, क्या होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना डिस्टेंस होगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट कम होने लग जाएगा, यानी कि आपके पास लगभग 2 या 3 एटम तक ही ये इंडक्टिव इफेक्ट आपके इफेक्टिव होता है, वरना इनइफेक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं करता ये। इसी तरीके से आपके कपलिंग कांस्टेंट भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जितनी डिस्टेंस होगी आपके कपलिंग कांस्टेंट वीक हो जाएगा, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कपल नहीं करेगा। अब आपके पास से 2J कपलिंग के अंदर जिसे कहा जाता है जेमिनल युग्मक, जेमिनल युग्मक स्थिरांक भी कहा जाता है या जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। यह आपके होता है कि दो बॉन्ड के डिस्टेंस, अगर आपके किसी एक कार्बन पर ये दो प्रोटॉन लगे हुए होते हैं, उस कंडीशन में एक दूसरे के साथ वो कपल करते हैं। कपल करने पर इसे कहा जाता है कि 2J कपलिंग हो रही है। उसके अंदर इसके अंदर आपके वैल्यू 100 हर्ट्ज के आसपास प्रेजेंट होती है। ओके, ये वैल्यू आपसे कोई नहीं पूछने वाला। और सेकेंड है आपकी 3J कपलिंग। 3J कपलिंग का मतलब होता है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। विसिनल कपलिंग कांस्टेंट के अंदर आपके पास 3 बॉन्ड का डिस्टेंस होता है। 3 बॉन्ड डिस्टेंस 3J कपलिंग कहा जाता है। इसकी वैल्यू आपके पास 2 से 8 हर्ट्ज के आसपास होती है। ओके, 2 से 8 हर्ट्ज के आसपास होती है। और आपके पास थर्ड आता है 4J या 5J, यानी कि लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस हो तो लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट, यानी कि अगर 4J कपलिंग है तो 4J यानी कि 4 बॉन्ड का डिस्टेंस होगा दो प्रोटॉन्स के बीच, और 5J कपलिंग के बीच आपके पास 5 बॉन्ड का डिस्टेंस होगा, उससे कहा जाता है 5J कपलिंग कांस्टेंट। ओके, ये हो गया आपके कपलिंग कांस्टेंट। ओके,
अब आज स्टडी करेंगे अपन अलग अलग एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि किसमें कितना ग्राफ आ रहा है, कितने किसकी पीक आ रही है। और आपको ग्राफ ज्ञात करने से पहले आपको जितने भी आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो आपको याद करनी है, चाहे रट्टा लगा लो चाहे कैसे भी कर लो, उन्हें याद करनी है। जब तक वो वैल्यू याद नहीं होगी आप किसी भी कंपाउंड का ग्राफ बना नहीं सकते। ओके, तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं आज अपन। देखो आपकी जे की वैल्यू बीएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुक्स में अलग दे रखी है, आपके स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर आपके अलग दे रखी है। तो आपको जैसा अच्छा लगे, बीएससी की बुक से अच्छा लगे तो बीएससी बुक से याद कर लेना, और किसी और से अच्छा लगे तो और याद कर लेना। ओके, आपके जैसे केमिकल शिफ्ट की भी वैल्यू है ना, कई बार किसी बुक में अलग लिखी हुई होती है और किसी बुक में अलग लिखी हुई होती है। ओके, तो आपको जैसा सूटेबल लगे कि अपने को बीएससी वाली याद करनी है तो बीएससी की बुक से भी आप याद कर सकते हो, वरना गूगल पे सर्च करके देख लेना किसकी वैल्यू कितने पर होती है। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। आज अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरीके के एग्जाम्पल आपके थियोरेटिकल एग्जाम में आते हैं, आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपके मान लो CH3 है, CH2 है और एक OH है। अब आपको इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्नल याद करने हैं, और इसमें याद करना है आपको नंबर ऑफ पीक कितने प्राप्त होंगे। फिर आपको याद करना है डेल्टा की वैल्यू, इसे A से B से और C से रिप्रेजेंट कर लो, डेल्टा की वैल्यू। इसमें आप देखना है मल्टीप्लिसिटी, याद करेंगे। मल्टीप्लिसिटी याद करने के बाद में बनाएंगे अपन ग्राफ। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ये ट्राई करना क्वेश्चन, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे अपन। देखो नंबर ऑफ सिग्नल कितने प्राप्त होंगे, कहा था कि जब जब आप किसी भी कंपाउंड में सिग्नल्स को देखते हैं कि किसमें कितने सिग्नल आएंगे, उस कंडीशन में आपको NMR, जैसे NMR सिग्नल देखने हैं किसी भी कंपाउंड में, NMR सिग्नल देखने हैं तो आपको ये ऑर्डर ज्ञात होना चाहिए। अगर इस ऑर्डर में आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। जैसे सिग्नल देखने से पहले अपने को देखना है कि इन्वायरमेंट, यानी कि उसका वातावरण चेक करना है आपको। वातावरण चेक करेंगे, अगर वातावरण आपके पास सेम आता है तो उस कंडीशन में आपके उस प्रोटॉन्स की पीक एक आएगी, या जिनका जितना वातावरण सेम होता है या इन्वायरमेंट सेम होता है उस तरीके से अपन देखेंगे किसमें कितनी पीक्स प्राप्त होती है। ओके, अगर ये आपके इन्वायरमेंट या किसी भी कंपाउंड्स का इन्वायरमेंट सेम है या नहीं है, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि GOC क्या है, GOC का इफेक्ट लगेगा। ओके, अगर इन्वायरमेंट दिख रहा है सेम, उस कंडीशन में तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इन्वायरमेंट को देखना है कि उसका इन्वायरमेंट सेम है या डिफरेंट है। अगर ये चेक नहीं हो रहा है उस कंडीशन में आपको GOC अप्लाई करना है। GOC का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपके आता है जैसे कि I इफेक्ट हो गया, M इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, वो इफेक्ट आपको लगाने हैं, उससे बोला जाता है। GOC के अंदर ये थे सामान्य कार्बनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके आते हैं अलग अलग प्रकार के इफेक्ट आते हैं। ओके, वो आपको चेक करने हैं। अब आपको देखना है इस क्वेश्चन में आपके पास पता है इन्वायरमेंट डिफरेंट है सभी का, तो देखेंगे कि इसमें कितनी पीक आएगी, एक इसकी यानी 2 3 पीक प्राप्त होती है। तो नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए यहाँ 3। अब देखेंगे कि नंबर ऑफ पीक कितनी होती है। देखो आपके अगर इस तरीके से है कोई, तो ये एक कंप्लीट तो हो गया आपकी कोई सिग्नल स्पेक्ट्रम, इस तरीके से दिया गया है तो कंप्लीट हो गया आपके सिग्नल, इसे सिग्नल कहा जाता है। पीक इसे कहते हैं इस कंप्लीट को के पीक कहा जाता है कि इसमें कितनी पीक दिख रही है आपको, 3 पीक दिख रही है, 3 शिखर दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ हो गए 3 पीक। ओके,
अब देखते हैं इसमें कितनी पीक मिलेगी। पीक देखने से पहले आपको मल्टीप्लिसिटी ज्ञात करनी चाहिए। एक की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, तो एक की मल्टीप्लिसिटी किसकी वजह से है, आपको मल्टीप्लिसिटी ज्ञात करने का तरीका बताया है कि आपको n+1 का फॉर्मूला लगा के ज्ञात करना है कि किसमें कितनी मल्टीप्लिसिटी होगी। देखते हैं अपन, देखो आपके पास n+1 का फॉर्मूला, n क्या है यहाँ, पड़ोसी कार्बन पर अटैच हाइड्रोजनों की संख्या। ओके, तो इस ए पर देखेंगे, इसकी वजह से इसके पास इधर तो कोई कार्बन नहीं है, केवल इधर है कार्बन, तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2+1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ कितनी मल्टीप्लिसिटी आएगी, ट्रिपलेट, जिसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस पे देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, सॉरी पड़ोसी कार्बन कितने हैं, यहाँ एक ही है, यहाँ तो उसी दिन आ गया, इसे तो ऐड करना नहीं है, इसे ही करना है, तो यहाँ कितने 3, तो यहाँ एम की वैल्यू की 3+1 3 1 4, तो यहाँ क्या हो गया, क्वाड्रेट। और इस हाइड्रोजन पर क्या है, ऑक्सीजन ही है, देखो इस पे इतना दूर है, तो इसमें देखा जाता है इसमें सिंगलेट ही होगी पीक। ओके, यानी कि केवल एक ही पीक होगी इसके अंदर, जिसे सिंगलेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो आपके जब किसी कार्बनिक, आपके किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर अगर सॉल्वेंट नहीं दिया गया है, कोई भी विलायक मेंशन नहीं किया गया है किसी क्वेश्चन में, तब तो आप नॉर्मल याद करोगे कि इसकी पीक कितने पर प्राप्त होती है, डेल्टा की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, या पीक सिग्नल्स कितने प्राप्त होंगे। अगर किसी भी कंपाउंड में सॉल्वेंट इफेक्ट आ जाता है या विलायक दे दिया जाता है, तो उस विलायक की कंडीशन में उस विलायक के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन की वजह से भी उसके अंदर पीक्स प्राप्त हो सकती है। उस कंडीशन में आपके सिग्नल्स चेंज हो जाएंगे, या कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपके बीएससी के अंदर इतना नहीं पूछा जाता है, केवल आपको नॉर्मल कंपाउंड दिया जाता है, नॉर्मल कंपाउंड देकर ही आपको उसके सिग्नल्स पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें कितने सिग्नल प्राप्त हो गए, 3 सिग्नल। पीक कितनी हो गई, ट्रिपलेट हो गई, यानी कि 3 पीक तो इसमें मिलेगी, क्वाड्रेट हो गया, 4 पीक इसमें मिलेंगी, और एक सिंगलेट हो गया, तो 1 पीक इसमें मिलेगी। टोटल कितना हो गया, 8 पीक प्राप्त होगी आपको। ओके, डेल्टा की वैल्यू याद करनी है। अब देखो आपके पास ये क्या है, sp3 है, sp3 पर है, तो इसमें कितने 0.9 के आसपास होगी इसकी पीक। और ये किस पे है, ये भी sp3 पर ही है, लेकिन कार्बन कौन सा आ गया आपके पास, सेकेंडरी कार्बन आ गया। सेकेंडरी कार्बन की पीक आपको मिलेगी कहाँ पे, 1.7 के आसपास, 1.7 के आसपास, जबकि OH से जो बॉन्डेड है उसकी मिलती है आपके पास 4.4 to 6 के बीच प्राप्त होती है। ओके, एक मिनट, अब अपन इसमें बनाएंगे ग्राफ। आपने देखा कि आपके डेल की वैल्यू आपकी बुक्स में अलग होगी, थोड़ी बहुत है ना, चेंजेस हो सकता है इनमें, है ना। तो अपन ने माना कि एग्जैक्ट जो ग्राफ सारणी के अंदर आपकी दी गई है, उन्हीं वैल्यू के आधार पर देख रहे हैं कि किसमें कितना मिलेगा। ओके, जैसे आपको मल्टीप्लिसिटी इसमें क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट हो गई, इसमें क्वाड्रेट हो गई, इसमें सिंगलेट हो गई। इस तरीके से अपन किसी का ग्राफ बनाएंगे, तो उनको अगर 0.9 पे है तो ट्रिपलेट का मतलब है कि आपको किस तरीके का ग्राफ बनाना है, 1 2 3। ओके, इस तरीके का। फिर क्वाड्रेट में आता है आपके पास, तो 1 2 3 4 इस तरीके का। और अगर सिंगलेट आ रहा है तो आपके पास इस तरीके का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो आपके टेट्रामेथिलसिलेन है, पहले तो उसकी पीक बनानी है, जो आपके रेफरेंस स्टैंडर्ड है, यानी कि संदर्भ यौगिक है। जब आप किसी भी NMR स्पेक्ट्रम याद करेंगे, NMR स्पेक्ट्रम के अंदर आपको TMS की वैल्यू जो 0.0 ppm पर प्राप्त होती है, वो दिखानी है, जो TMS की 0.0 ppm पर। ओके, देखो हमेशा जब अपन ने टाइट्रेशन भी की, या जब कोई भी प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो अपने पास रेफरेंस स्टैंडर्ड तो लिया जाता है। रेफरेंस स्टैंडर्ड के आधार पर ही अपन किसी भी नॉन कंपाउंड की स्ट्रक्चर, या किसी का स्पेक्ट्रम, या उसके अंदर कोई भी नॉर्मलिटी
पीएच ज्ञात कर सकते हैं। रेफरेंस स्टैंडर्ड के बिना किसी का भी ज्ञात नहीं कर सकते। रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी कि इसी के सापेक्ष अगर जो अपने पास पीक प्राप्त होती है उसी को बोला जाता है अपने पास एनएमआर स्पेक्ट्रम। एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया जाता है टीएमएस टेट्रामेथिलसिलेन। टेट्रामेथिलसिलेन की पीक आती है आपके 0.0 डेल्टा के ऊपर, जो आपकी उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 0 ppm। ओके, तो इसके आधार पर देखा जाता है। अब आपको ग्राफ बनाना है इसकी, इधर से 1, 2, 3 और 4 लेना। ओके, जितने आपके पास 10, 12 जितने जहाँ तक वैल्यू वेरी करती है किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसी के आधार पर अपन पीक देते हैं। तो फर्स्ट आपके 0.9 पे पीक है, जो क्या है ट्रिपलेट है। तो 0.9 पे आपको क्या है, ये ट्रिपलेट करना है। इस तरीके से आपको अगर 1.7 पे आ रही है तो आपकी, तो यहाँ आपको क्वाड्रेट करना है। तो 1.7 पे तो 1, 2, 3, 4 ये क्वाड्रेट हो गई। अब आपके पास 4 to 6 के बीच में OH की पीक लाई करती है, तो आपको क्या करना है 4 के आसपास एक पीक इंटेंसिटी। सिंगलेट है तो सिंगलेट हो गई, ये क्वाड्रेट है तो 4 पीक हो गई, ट्रिपलेट है तो 3 पीक हो गई। इस तरीके से अगर कोई भी कंपाउंड दिया गया है, कोई भी यौगिक आपके पास प्रेजेंट है, उसकी आप पीक ज्ञात कर सकते हो। मल्टीप्लिसिटी देखना है, डेल्टा की वैल्यू देखनी है, सिग्नल देखनी है। देखो सिग्नल तो आपको 3 ही प्राप्त हो रहे हैं, 1, 2 और 3 सिग्नल, जबकि पीक कितनी मिलनी चाहिए थी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अपने पास 8 तो इसमें पीक हो गई और 3 सिग्नल हो गए। अब आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है जब किसे, अब आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताते हैं। ओके, अब देखो आपके पास 3H है, इसे मिटा देते हैं। ऐसे लिखना है, यहाँ डेल की वैल्यू मान लो 0.9 है आपके पास। देखो ये वैल्यू आपकी बुक्स में अलग हो सकती है। देखो ये वैल्यू डिपेंड करती है आपके सील्डिंग और डीसील्डिंग के इफेक्ट पर। अगर किसी के अंदर सील्डिंग और डीसील्डिंग हो रहा है किसी भी कंपाउंड के अंदर, उस कंडीशन के अंदर पीक भी चेंज हो जाती है। ओके, सॉरी, इनकी डेल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो उस आधार पर देखा जाता है। अगर आपको नॉर्मल वैल्यूज भी ज्ञात है, याद है, आइडिया है उनका, तो उसके आधार पर भी ग्राफ बना सकते हो। तो अपने पास 0.9 पे कितने हाइड्रोजन 3H है, 3H की पीक आती है ट्रिपलेट। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपके पास डेल की वैल्यू 1.7 है। 1.7 पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन की पीक होती है क्वाड्रेट। ठीक है, यानी कि पास वाले कार्बन पर जितने हाइड्रोजन अटैच है उनकी वजह से ये कपल करता है। कपल करने की वजह से इसमें पीक, यानी कि उनमें कपलिंग की वजह से पीक मल्टीप्लिसिटी आती है, मल्टीप्लिसिटी जो क्वाड्रेट है यहाँ। और अब आपके पास 1 डेल की वैल्यू मान लो 4.6 के आसपास, 4.2 लिख लेती हूँ। 4.2 पर आती है 1H की पीक प्राप्त होती है आपके सिंगलेट। तो इस तरीके से अपन इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट कोई क्वेश्चन देगा उसमें पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं, नंबर ऑफ पीक कितनी है, मल्टीप्लिसिटी देखना है, डेल की वैल्यू देखना है, और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो रिप्रेजेंट इन्हें इस तरीके से किया जाता है किसी भी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। अब मान लो कोई एग्जांपल है आपके पास CH3 CH2 है, CH3 हो गए। इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं, नंबर ऑफ पीक कितनी है, डेल की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। ओके, तो इनमें आपको देखना है, सबसे पहले सिग्नल ज्ञात करने के लिए आपको वही देखना है केमिकल इन्वायरमेंट की। केमिकल इन्वायरमेंट किस तरीके से, अगर केमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है किसी के अंदर, तो पीक्स के सिग्नल्स के अंदर
चेंजेस हो सकते हैं। अगर केमिकल इन्वायरमेंट सेम है तो उस कंडीशन में आपको सिग्नल एक प्राप्त होगा। जितने प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट सेम होता है उनकी पीक हमेशा एक ही प्राप्त होती है। अगर केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता जाता है तो उनमें पीक्स चेंज होते जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो इस प्रोटॉन की एक पीक हो गई, इस कार्बन पर अटैच प्रोटॉन्स की सिग्नल एक हो गया। तो इनमें इसे हम 2 और 3 यानी कि यहाँ नंबर ऑफ सिग्नल कितने प्राप्त होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल या 3 मिलते हैं हमको। अब बात आती है कि नंबर ऑफ पीक ज्ञात करने से पहले हमको मल्टीप्लिसिटी ज्ञात होना चाहिए कि मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है। देखो मल्टीप्लिसिटी इसमें कितनी होगी, इस कार्बन की इसकी वजह से होगी मल्टीप्लिसिटी, तो इसमें कितनी हो गई, तो 2 और 3 ट्रिपलेट हो गई, इसमें इसकी वजह से क्वाड्रेट हो गई, इसमें सिंगलेट हो गई। ओके, तो इस तरीके से इसमें मल्टीप्लिसिटी हो गई। ओके, तो अपने पास नंबर ऑफ पीक कितनी आ गई, नंबर ऑफ पीक प्राप्त होती है ट्रिपलेट 3 + 4 + 1, तो कितने हो गए, 8 पीक प्राप्त होती है आपको इसमें। ओके, अब आपको देखना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ग्राफ आप खुद से बनाना, डेल की वैल्यू देखना सारणी से और डेल की वैल्यू देखकर आप ग्राफ बना देना या ड्रॉ कर देना। अब आपको देखना है इसके अंदर इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज लिखनी है तो लिखना है कि इसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल कार्बन ए के अंदर आपके पास डेल्टा की वैल्यू एक्सेट्रा है, उसके अंदर 3H प्रोटॉन की ट्रिपलेट पीक प्राप्त होती है ना। और फिर आपको लिखना है कार्बन 2 के अंदर आपके पास 2 प्रोटॉन की पीक क्वाड्रेट प्राप्त होती है। और फिर लिखना कार्बन 3 में प्रोटॉन्स की पीक सिंगलेट प्राप्त होती है। इस तरीके से आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखना है इन सब चीज़ों। दिए गए यौगिक के अंदर नंबर ऑफ सिग्नल 3 प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम नहीं होता है। केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से इनमें पीक सिग्नल्स भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए आना चाहिए फर्स्ट कार्बन के लिए, जैसे डेल की वैल्यू कुछ भी हो आपके पास जो है वो लिखना। मान लो ये आपके पास क्या है, 1 डिग्री प्रोटॉन है, 1 डिग्री प्रोटॉन है तो 0.9 के आसपास वैल्यू आएगी, वैल्यू 0.9 के आसपास। तो 0.9 के पास आप क्या करोगे, मान लो 1 कार्बन के लिए है, 1 कार्बन डेल की वैल्यू आएगी 3H। जिस कार्बन के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उन्हें 3H लिखा जाता है। अब आपके पास ट्रिपलेट का लिखना किया जाता है। अगर दूसरे कार्बन के आपको डेल की वैल्यू लिखेंगे, डेल की वैल्यू लिखने के बाद में यहाँ लिखेंगे 2H और यहाँ क्वाड्रेट प्राप्त है आपको तो क्वाड्रेट लिखेंगे। और अपने पास थर्ड आता है, जो भी आपके पास डेल की वैल्यू आए उसी डेल की वैल्यू लिखनी है यहाँ। और आपके लिखना है 3H का सिंगलेट प्राप्त होता है। ओके, इस तरीके से भी किसी भी कंपाउंड को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपके पास कई एरोमेटिक बीएससी की बुक्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनकी डेल की वैल्यू भी रिप्रेजेंट की गई है, दिए गए हैं वहाँ उस सारणी से डेल की वैल्यू देखना, उनके ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करना। ओके, तो आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ट्राई करना बनाने की और बन जाएंगे। जितना प्रैक्टिस करोगे इन सब की तभी ये आपको ड्रॉ करना आएगा, वरना ग्राफ नहीं बनाना आएगा। अब आपने NMR के अंदर पढ़ा, जैसे NMR के अंदर नए नए टर्म्स पढ़े आपने, नए नए नामों की परिभाषाएं पढ़ी, ये सब आपके बीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपको, एक तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपके पास, जिनमें से आपको एक करना होगा, कोई सा भी कर लेना। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो उसमें पूछा जाता है कि इसमें शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट किससे कहते हैं। ओके, एनिसोट्रोपिक और डायस्ट्रोटोपिक क्या होते हैं, कपलिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन किसे कहते हैं,
है ना। जितने भी टर्म्स अपन ने पढ़े हैं, केमिकल शिफ्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से समझाइए। किस में कितना ग्राफ होगा, शील्डिंग डिशील्डिंग का इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है कपलिंग केमिकल शिफ्ट को। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको बताना होगा कि इसमें इतने प्राप्त होंगे। अब आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ सिग्नल्स बताइए, नंबर ऑफ सिग्नल किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। तो आप ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ सिग्नल ज्ञात करने से पहले आपको केमिकल इन्वायरमेंट चेक करना है। अगर आपसे केमिकल इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो जीओसी चेक करनी है। जीओसी आपको तो मुश्किल से रेयर केस में चेक करना होगा, लेकिन आपको केमिकल इन्वायरमेंट से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बीएससी के सिलेबस में था। जितना था उतना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलेगा अपने कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं ये चलेगा। ओके, थैंक यू।